पिछले कुछ दिनों से बच्चों मेरे पास जो सबसे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं ना, वो बेसिक मैथ्स वाले बच्चों के हैं। परेशान कर दिए हैं कि सर बस आप स्टैंडर्ड मैथ्स को पढ़ाइएगा, हम लोग बेसिक मैथ्स वाले कहाँ जाएंगे। चिंता नहीं करो, तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारे लिए भी मैं पेपर लीक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। अगर इस वीडियो को तुमने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया तो मैं इसमें और भी बहुत सारे तुम्हारे लिए वीडियोस लेकर के आऊँगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जैसे मैं क्लास 10th वाले स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के लिए कर रहा हूँ ना, सेम उसी तरीके से। तो ये तुम्हारे लिए बेसिक मैथ्स वालों पहला वीडियो है। अगर तुमने इसे बहुत सारा प्यार दिया, यानी लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, तो मैं तुम्हारे लिए इस सीरीज में और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर के आऊँगा जल्द से जल्द। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों आज का वीडियो, जो मोस्ट से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बड़े क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तुम लोगों को मैं वो करना सिखाऊंगा जो बेसिक मैथ्स के पेपर में पहले आ चुके हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं तुम्हें कराने वाला हूं ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे एग्जाम में, और इस क्वेश्चन में तुम लोगों से पूछा गया है एक टावर की हाइट। अब टावर वावर की हाइट अगर पूछा जाए तो तुम समझ जाना कि ये जो क्वेश्चन होते हैं जनरली हमारे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर से होते हैं। कुछ क्वेश्चन कभी कभार हमारे ट्रायंगल चैप्टर से भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अभी से डिटेल में हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें कहा गया कि टीवी टावर है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल, यानी कि एक हमारे पास मान लो कैनल है और उसके बगल में एक टावर है, टीवी टावर। अब कहा गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, यानी कि उस बैंक के, बैंक मतलब यहाँ पर वो पैसा वाला बैंक नहीं ना बेटा, समुद्र के या फिर नदी के किनारे वाला या कैनल के किनारे वाले पार्ट को भी हम लोग बैंक कहते हैं, रिवर बैंक कहा जाता है। तो वहां पर हमारे पास एक समझ लो छोटा सा कैनल है, एक छोटी सी नदी तुम समझ सकते हो अपने लैंग्वेज में, और उसके एक तरफ टावर है और दूसरे तरफ खड़े होकर के तुम क्या कर रहे हो, टावर को देख रहे हो। ठीक है, समझ में आया। बीच में पतला सा तुम समझ लो नदी होगा, एक साइड तुम खड़े हो और दूसरे साइड टावर है, और ये टावर की लेंथ हम लोगों को यहाँ पर पता करनी है। अभी बताऊंगा क्या क्या पता करना है, पहले समझ लो। तो ये टावर है और यहाँ पर मान लो तुम खड़े हो इस वाले पॉइंट पर, इसके सिधाई में यहाँ पर मान लो ये नदी वाला कुछ पार्ट होगा और तुम यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, और यहां से तुम क्या कर रहे हो, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जब तुम बना रहे हो टॉप ऑफ टावर पर, तो वो 60 डिग्री का बन रहा है। देखो बच्चों, यहां से हमारा टॉप ऑफ टावर पर जो एंगल बन रहा है ना, ये 60 डिग्री का बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बॉटम को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, पहला चीज ये क्लियर कर लो। और यहां से लेकर यहां तक ये वाला जो पार्ट है, ये कैनल वाला पार्ट है। ठीक है, इधर हमारा टावर और इधर कैनल के हम खड़े हैं। आगे कहा गया है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of tower is 30 डिग्री। अब इसको भी ध्यान से समझो। देखो भाई, बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, थोड़ा सा तो घुमा करके देगा ना। चाहे तुम कितना बेसिक मैथ्स पढ़ लो, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। बेसिक मैथ्स का मतलब ये नहीं कि क्लास 1-2 का क्वेश्चन आएगा, तगड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। तो ये क्वेश्चन बेसिक मैथ्स का ही है, लेकिन थोड़ा मस्त क्वेश्चन है। इसमें ये कहा गया है कि इसी पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर जाइए और उसी सिधाई पर जाइए, इस वाले लाइन के सिधाई पर, और 20 मीटर की दूरी से, 20 मीटर की दूरी से, ये मान लो ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक की दूरी मैंने लिख दी 20 मीटर। यहां से जब हम एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं ना, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है। हमेशा याद रखना बच्चों, किसी भी टावर से या किसी भी बिल्डिंग से जितना दूर जाते जाओगे, एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही कम होते जाता है। कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है ना कि यहाँ पर 60 डिग्री है तो हमारा 30 डिग्री इधर बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ पर 30 डिग्री बनेगा। तो जितना दूर जाओगे उतना ही छोटा होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। जैसे तुम किसी चीज को बहुत पास से देखोगे, मान लो मैं इस वाले जगह से एकदम ऊपर देख रहा हूं, तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत बड़ा बना है, और वही मैं थोड़े से दूर से उस चीज को देखूंगा तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। मुझे सर ज्यादा नहीं झुकाना पड़ेगा, थोड़ा कम सर उठा करके भी मेरा काम चल जाएगा। तो इस तरीके से मेरा एंगल यहाँ पर बन रहा है 30 डिग्री का, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ये एंगल भाई 30 डिग्री का है। अब आगे हमसे कहा गया है फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। आपको ये जो टावर है ना, इस टावर की हाइट निकालनी है। तो चलो, इस टावर की हाइट को मैं फिलहाल x मान लेता हूं। टावर ये फिर हाइट है ना, तो इसको मैं h मान लेता हूं। टावर की हाइट को h मान लेते हैं, और हमें इसका भी जरूरत पड़ेगा। ये देखो, यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो हमें दिया नहीं गया है क्वेश्चन में, हमें इसका भी जरूरत पड़ेगा हाइट निकालने के लिए। तो इसे तुम x मान सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चीजों को लिख भी दे रहा हूं कि लेट द हाइट ऑफ टावर, जो टावर की हाइट है उसे हमने h मान लिया, और जो हमारा विड्थ है, विड्थ कह लो उसको तुम, विड्थ ऑफ कैनल, जो कैनल की विड्थ है ना, उसको हमने x मान लिया। अब होगा क्या, अब इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले तो तुम ये येलो वाला जो ट्रायंगल है इसके पास आओ। इस ट्रायंगल में देखो हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमें कुछ नहीं दिया हुआ है।
हमें कुछ नहीं दिया है, लेकिन बाद में एक तरह से बेस दिया हुआ है, यानी कि ये जो हमारा x वाला पार्ट हमने लिखा है हमारे पास आगे चल करके ये दिया हुआ है ना, बेस में ही तो ये दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है और एक तरह से हमने बेस को यहाँ पर जो x लिखा हुआ है हमें उसका यूज करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का यूज कब करते हैं, जब हम लोग tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा में होता है ना पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये वाला ट्रिक तुम लोगों को मैंने सिखाया है। तो tan थीटा में हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस आ जाता है। तो इस वाले ट्रायंगल का अब कुछ नाम लिख दो, देखो एग्जाम में बनाओगे तो नाम लिख करके बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इसका नाम ए और बी था, ये टावर हमारा ए बी है, ये हमारे पास यहाँ पर पॉइंट सी है और इस वाले पॉइंट का नाम डी है। तो ए बी सी वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हम लोग यहाँ पर tan 60 डिग्री लगाएंगे। इन राइट ट्रायंगल, जो हमारा राइट ट्रायंगल बना है ए बी सी नाम का, उस ट्रायंगल में अगर हम tan 60 डिग्री लगाते हैं बच्चा पार्टी, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि ए बी हो जाएगा, और डिवाइड बाई में बेस यानी कि हमारे पास बी सी हो जाएगा। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है। ए बी हमने h लिया है और बी सी के बदले में x हो जाएगा। इस x को इधर ले आओ तो h इक्वल टू हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई में √3। तो ये तुम्हारे पास एक छोटा सा इक्वेशन बन गया, इसको डब्बे में क्लोज करके रख दो। तुम चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी नाम दे सकते हो। ये पहला काम हुआ है, हम इसका यूज करेंगे भी आगे में। अब देखो इसमें क्या करना है, अब तुम जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ए बी डी वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को यूज करोगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी, जो हमारा ट्रायंगल ए बी डी है, इसमें अब यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है। हम परपेंडिकुलर और बेस का यूज करने वाले हैं, तो फिर से लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल के उस साइड में ए बी यानी कि परपेंडिकुलर, और बेस में हमारे पास इस बार बी डी हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1 बाई में √3 होता है। ए बी के बदले में h लिख दिया। जो बी डी है बेटा वो दो चीज से मिलकर बना है, ध्यान से देखो। बी डी बोले तो यहाँ से यहाँ तक, ये किससे किससे मिलकर के बना है, तो बी सी से, ये बी सी से और सी डी से मिल करके हमारा BD बना है। यानी कि 20 मीटर में अगर x मीटर में प्लस कर दूंगा तो पूरा BD का लेंथ निकल करके आएगा। तो BD के बदले में यहाँ पर 20 प्लस में हम लोग x लिख देंगे, ठीक है। अब इसका भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 20 प्लस x जो है उसका 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 प्लस x ही आ जाएगा, और इस √3 का h से मल्टीप्लाई होगा तो ये h √3 आ जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पर h का वैल्यू निकाल करके रखा था ना, h के बदले में हमने x √3 लिख करके रखा है, तो हम यहाँ पर वही करेंगे। हम x का जो h का वैल्यू हमने निकाला है इक्वेशन 1 से, वो हम पुट कर देंगे। तो इसमें हम लोग लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम यहाँ पर इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं, तो पहले हमारे पास जो 20 प्लस x है उसको वैसे ही रहने दो, h के बदले में x √3 हमने निकाला है वो लिख लिया, और मल्टीप्लाई में एक √3 पहले से है ये वाला, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20, यहाँ पर इक्वल की साइन थी, सॉरी यहाँ पर हमारे पास इक्वल का साइन था, ये हमारा x है, फिर ये इक्वल की साइन है, और यहाँ पर मेरे पास x ही आ गया था, ठीक है। तो ये 20 प्लस x पहले से है, ये √3 और √3 मिलकर के 3 बन जाएगा, और ये x उतर जाएगा। x को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 इक्वल टू, ये x उधर जाकर के माइनस होगा तो 2x बन जाएगा, 3 में से 1x माइनस होकर के, और यहाँ से जब हम 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 10 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू जो है ना वो हमारी 10 निकल करके आ गई। ये हमसे पूछा नहीं गया था, लेकिन हमने निकाल लिया, क्योंकि इसका यूज करके हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फाइनली जो हमारा h का वैल्यू होगा, जो हमें h निकालना था वो था क्या, h हमारा x √3 था, h जो है वो हमारा x √3 है, और x की वैल्यू कितनी निकल गई, 10 निकल गई। तो यहाँ से हम x के बदले में 10 √3 लिख देंगे, और यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर किस चीज में निकलेगा, तो ध्यान रखना ये मीटर में दिया हुआ था, तो ये भी हमारा मीटर में ही निकलेगा। बोले तो जो टावर की हाइट है बेटा वो 10 √3 मीटर है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता ना कि √3 की वैल्यू पुट कीजिए 1.732, तो हम ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करके इसका मल्टीप्लाई भी कर देते, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, तो वो काम नहीं करने का। जितना क्वेश्चन में कहा है बस वही करने का, अपने से कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाने का। स्टैंडर्ड मैथ्स वाला अगर ये क्वेश्चन रहता ना, तो स्टैंडर्ड मैथ्स में ये हमेशा लिखा हुआ रहता है कि √3 इक्वल टू 1.732 यूज करके उसका मल्टीप्लाई कीजिए। बेसिक मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, वहां पर बस आपने इतना आंसर निकाल लिया, टीचर खुश हो जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम का पता ही है, टेलीग्राम पे आकर के अपने डाउट आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं, और ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए भी है ना क्योंकि जब ये बोर्ड एग्जाम में आया था तो मिस प्रिंट हो गया था, और मिस प्रिंट होने की वजह से इस क्वेश्चन का सारे बच्चों को मार्क्स मिल गया था, जबकि तुम लोगों को इतना उम्मीद
नहीं रखना है बोर्ड वालों से, कभी कभार मिसप्रिंट हो जाता है। मैंने इस मिसप्रिंट को सुधार दिया है और अब मैं तुम लोगों को इसे सॉल्व करना सिखाने वाला हूं। देखो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि एक रेक्टेंगल का डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है उसके शॉर्टर वाले साइड से। इसके डायग्राम को बनाऊंगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीजें। देखो एक रेक्टेंगल के बारे में बात किया जा रहा है, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल होती है बेटा ना, इसको मान लो डायगोनल, हम लोग यहाँ पर हमने डायगोनल बना लिया। तो इस डायगोनल के बारे में ये कहा गया है कि जो भी रेक्टेंगल का छोटा वाला साइड है ना उससे ये डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है। तो मान लेते हैं कि जो छोटा वाला साइड होगा वो x मीटर का होगा। एग्जाम्पल के लिए छोटा वाला साइड को x मान लो, तो जो डायगोनल है हमारा वो x से 60 ज्यादा है, यानी कि x प्लस 60 है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया है। अब आगे बोला गया है कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी कि ये जो लॉन्गर वाला साइड है, ये लॉन्गर वाला जो साइड है ये छोटे वाले साइड से 30 मीटर ज्यादा है। यानी कि यहां पर अगर मेरे पास ये छोटे वाले को अगर मैंने x मान लिया है तो ये जो बड़ा वाला होगा ना वो x प्लस में 30 हो जाएगा, ऐसा कहा गया है। अब इसमें मिसप्रिंट क्या हुआ था, जब बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तो यहाँ पर 30 के बदले में 80 लिख दिया था, जबकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम ही सोचो ना, जो डायगोनल होता है वो बड़ा होता है या ये वाला साइड बड़ा होता है? बेटा यहाँ पर एक्चुअल में ये एक राइट ट्रायंगल बनता है और राइट ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज होती है ना वही ना हमारी सबसे बड़ी होती है। तो अगर ये x प्लस 60 है तो ये x प्लस 80 हो ही नहीं सकता, तो इस वजह से ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया था, 30 के बदले में 80 लिख दिया था जिसने भी प्रिंट किया था। आगे कहा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड, आपको दोनों साइड का लेंथ पता करना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? तो जैसा कि मैंने तुम्हें हिंट कर ही दिया है, ये कैसे बनेगा, राइट ट्रायंगल का यूज करके बनेगा। हमारे पास ये वाला साइड x है तो ये भी x ही होगा। अब इसे तुम देखो ये एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल होते हैं उसे कॉर्नर में 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैं ले लेता हूं इस रेक्टेंगल का नाम ABCD। ठीक है, लेट द रेक्टेंगल, मान लेते हैं लेट द रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल हमारे पास है उसका नाम है ABCD। ABCD में जो शॉर्टर वाला साइड है उसको हमने x लिया हुआ है, जो हमारा शॉर्टर वाला साइड है उसे हमने x मान लिया है। तो जो हमारा डायगोनल हो जाएगा, इसलिए जो हमारा डायगोनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस में 60, और जो हमारे पास लॉन्गर वाला साइड बनेगा, लॉन्गर वाला जो साइड बनेगा वो हो जाएगा हमारे पास x प्लस में 30। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, इतना बेसिक क्लियर है सारे बच्चों का। अब हम लोग जानते हैं कि एंगल भी राइट एंगल है, तो ABC एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल, जो हमारे पास राइट ट्रायंगल ABC है, इस राइट ट्रायंगल के अंदर हम लोग पाइथागोरस चर्चा को याद करेंगे। उन्होंने क्या बताया था कि हाइपो का जो स्क्वायर होता है, यानी कि जो AC का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हमारे बेस के स्क्वायर और प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम, वही हमको लगाना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास x प्लस 60 का स्क्वायर, उसके बाद फिर इधर हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देन AB का स्क्वायर है। तो AB हमारे पास कितना है भाई, x प्लस में 30 है, तो इसको तुम लिखोगे इस तरीके से x प्लस में 30 का स्क्वायर, और फिर BC कितना है तो वो x है, तो इसको डायरेक्टली x का स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, इधर डिटेल में करते हैं इस चीज को ओपन वगैरह। a प्लस बी के होल स्क्वायर का अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा दूं, a प्लस बी स्क्वायर के अगर होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूं तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, जब करोगे 60 का स्क्वायर करोगे तो ये 3600 हो जाता है। फिर प्लस में 2ab करोगे तो 2 का 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा और x उतर जाएगा, तो ये 2ab हो गया। इक्वल की उस साइड में भी बेसिस करने का, x प्लस 30 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 आ जाएगा, और फिर प्लस में 2ab करोगे तो 2 का x से और 30 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा 60x बन जाएगा, और फिर प्लस में हमारे पास x का स्क्वायर है, ये है। ठीक है, ये हो गया इतना काम। अब एक काम करो, सबसे इजी काम करो, ये x का स्क्वायर जो तुम्हें दिख रहा है, ये x का स्क्वायर जो तुम्हें दिख रहा है ना, इससे किसी भी एक को उड़ा दो, क्योंकि हम जानते हैं जब ट्रांसफर करेंगे तो हमारा एक प्लस में है दूसरा वाला माइनस में हो जाएगा, तो कैंसिल हो नहीं है, तो पहले ही कैंसिल कर दो, उससे काम टाइम आसान हो जाता है, काम के लिए हमारा काम का जो वो बोल सकते हो ना स्पीड है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास बचा क्या, ये x का स्क्वायर बच गया, या फिर इधर तुम देखो ये सब बचा हुआ है, उधर x का स्क्वायर बचा हुआ है, मैं सबको उठा करके उधर ले जाता हूँ, जितना भी मेरे पास इस साइड में पार्ट है सबको उधर ले जाओ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर उधर है पहले से,
फिर 900 पहले से है, 60x पहले से है, ये वाला इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 3600 हो जाएगा, और फिर ये प्लस की साइन के साथ हमारे पास 120x, सॉरी प्लस की साइन के साथ जो है वो माइनस की साइन के साथ 120x हो जाएगा। तो मैंने किया ये है, इन दोनों को उठा करके इधर फेंक दिया, तो साइन बस चेंज कर दिए हैं। अब तुम ये चीज ध्यान रखना, तुम इक्वल इधर लिखो या इक्वल इधर लिखो, बतिया एक ही होता है। ये मत सोचना कि सर अब आपने तो इसको इधर लेकर के गए थे तो हमारा जीरो तो इधर होगा ना, जीरो तो इधर लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर जीरो लिख करके उधर इक्वल लिखोगे, फिर पूरा ट्रांसफर करोगे, तो उस सब में टाइम बर्बाद होता है बबुआ। तो वो टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं करने का, तुम्हें करना ये है कि डायरेक्ट इसको लिखने के बाद इक्वल टू जीरो उधर ही लिख देना, क्योंकि हमारी आदत है ना, हम राइट साइड में उस साइड में जीरो लिख करके सॉल्व करते हैं, इसलिए ऐसा मैंने कर दिया। तो अब यहाँ पर ये बन जाएगा तुम्हारा एक्स का स्क्वायर, और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, माइनस का 60x हो जाएगा सॉल्व होकर के, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। इन दोनों को सॉल्व करो तो 36 में से हमारे पास 9 माइनस हो जाएगा तो 27 आ जाएगा, तो माइनस का 2700 हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में जीरो आ गया। अब तुम इसे अपने मर्जी से सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो फैक्टराइजेशन लगा लो, चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, जो हमारा माइनस बी प्लस माइनस वाला फॉर्मूला होता है। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि मैं इसको आसानी से फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, देखो हमारे पास ये 27 है, ये हमारे पास 6 है, 9 और 3 अगर करते हैं अपन तो 9 3 जा 27 होता है, और 9 में से 3 माइनस होकर के 6 होता है ना। तो यहाँ पर वही करने का, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 90x कर दो और प्लस का 30x कर दो, 90 और 30 मिलकर के 2700 बना देंगे, और फिर माइनस का जो 2700 है इसको उतार करके इक्वल को साइड में जीरो लिखो, दोनों में से x कॉमन आ गया तो ये x माइनस में 90 हो जाएगा, दोनों में से 30 कॉमन आ गया तो ये हमारे पास x माइनस 90 ये भी हो जाएगा, और इक्वल को साइड में जीरो कर दिया। तो एक फैक्टर हो गया हमारा x माइनस में 90, दूसरा हो गया x प्लस में 30, इक्वल को साइड में जीरो। तो अगर मैं x माइनस 90 इक्वल टू जीरो लिखता हूं तो x की वैल्यू मेरी प्लस वाली 90 निकल करके आ जाएगी, और अगर मैं x प्लस 30 इक्वल टू जीरो लिखता हूं तो यहां से x की वैल्यू माइनस वाली 30 आ जाएगी, जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि x है क्या, x साइड का लेंथ है, और कभी भी लेंथ हमारा निगेटिव में नहीं होता है, इसीलिए हमारा x का वैल्यू 90 होगा। तो जो साइड होंगे ना, इसलिए जो हमारे साइड्स होंगे, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल हमें दिया था उसके जो साइड होंगे, तो सॉर्टर वाला जो x था वो 90 हो जाएगा, 90 मीटर, और जो हमारे पास मीटर में होगा ना, यहाँ पर हमें मीटर में दिया था, यस मीटर में ये सब चीजें दी हुई थी तो ये मीटर में निकलेगा। और जो लॉन्गर वाला साइड वो 30 ज़्यादा है x से, तो इसमें 30 ज़्यादा कर दो, 90 में 30 प्लस करोगे तो 120 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें दोनों सॉल्यूशन निकालने हैं, दोनों आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन में मेहनत क्या करना पड़ेगा, पहला तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये राइट एंगल होता है, पहला तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है, लेकिन फिलहाल मैंने उसको सुधार दिया है, मिस प्रिंट हटा दिया है। और दूसरी चीज, तुम्हें ये पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके इसे सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है, तुम बेसिक मैथ्स वालों के लिए ही ये है, स्टैंडर्ड मैथ्स वाले बच्चे तो इसको फटाफट बना लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा, अगर होगा तो टेलीग्राम पे डिस्कस कर लेते हैं। आप भी फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ना, ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर से, और तुम्हें दोनों इसमें निकालना है। तो फॉर्मूला तो बेटा रट लो, अगर तुमने फॉर्मूला अभी तक याद नहीं किया तो सबसे पहले फॉर्मूला याद कर लो इस चैप्टर के, क्योंकि फॉर्मूला से ही सारे क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वेसल है जो कि फॉर्म में, किस फॉर्म में है, हेमिस्फेरिकल बॉल सरमाउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर ऑफ सेम डायमीटर। कुछ इस तरीके से बेटा, नीचे में ना एक कटोरे का शेप है, इस टाइप से एक हेमिस्फेयर का शेप है, और इसके ऊपर में एक सिलेंडर भी है, इसके ऊपर में एक हॉलो सिलेंडर है, खोखला सिलेंडर भी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ऊपर में सिलेंडर हो गया, नीचे में हेमिस्फेरिकल बाउल हो गया। अब आगे कहा गया है दोनों का डायमीटर सेम है, इसीलिए मैंने देखो यहां से यहां तक जो बनाया है दोनों का इक्वल बनाया है। अब आगे बोल रही है कि द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल इज 14। बेटा डायमीटर जो है ना, ये यहां से लेकर यहां तक डायमीटर होता है, ये हमें 14 दिया है। हमें डायमीटर की जरूरत नहीं होती है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रेडियस की जनरली जरूरत होती है। तो रेडियस जो होगा वो तुम्हारा 7 हो जाएगा, अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा। आगे ये बोला गया है कि एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। पूरे वेसल का मतलब यहां से ये पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक ये जो हाइट है ना, ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। आगे क्या कहा गया है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। पहले तो आपको इस वेसल का अंदर का सरफेस एरिया बताना है, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, और इसका वॉल्यूम भी निकालना है। हमें तो पहले इसकी हाइट पता करनी पड़ेगी, सबसे पहला जो काम होगा वो इसका हाइट पता करने का होगा। हाइट कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, ये पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक ये वाला जो मेरा लाइन है ये 13 का है, ठीक है। जो बेटा हेमिस्फीयर का रेडियस होता है ना, इधर
जो हेमिस्फीयर का रेडियस इधर होता है ना लल्ला, वही रेडियस इधर भी होता है, ये याद रखना हमेशा। हेमिस्फीयर की हाइट को ही तुम हेमिस्फीयर का रेडियस भी कहते हो। तो अगर इधर ये 7 है ना, तो ये वाला भी तुम्हारा 7 होगा, मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक हमारा 7 होगा। और यही इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब तुम्हारे पास जो हाइट निकल करके आएगा, जो हाइट निकल करके आएगा सिलेंडर का जो हाइट निकल करके आएगा वो कितना निकल जाएगा, तो 13 में से माइनस कर देंगे 7, ई निकल करके आ जाएगा 6। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट हमारे पास 6 निकल करके आ गई। सिलेंडर का जो रेडियस है वो जितना इसका रेडियस है उतना ही है, दोनों का डायमीटर बराबर है तो रेडियस बराबर होगा। अब हमसे कहा गया इसके अंदर का सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो तुम इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में गिलास है। अब उस गिलास का अगर अंदर का सरफेस एरिया निकालना है तो बेटा ये ऊपर का जो हमारा सिलेंडर वाला पार्ट है उसका भी सरफेस एरिया निकलेगा, और नीचे में जो ये वाला हमारा कटोरी वाला पार्ट है उसका भी सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि दोनों आपस में चिपके हुए हैं। ये बीच में जो मैंने ऐसे लाइन बनाया है ना, ये बस तुम्हें समझाने के लिए बनाया है। एक्चुअल में ये एकदम खोखला है, जैसे हमारे पास मिल्टन का डब्बा होता है ना, पानी का डब्बा, कुछ उस तरीके का है। तो हम लोगों को अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है, अंदर का सरफेस एरिया, अगर हमें इनर सरफेस एरिया निकालना है पूरे वेसल का, पूरे बर्तन का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम इसके कर्व सरफेस एरिया, यानी कि अंदर का जो हमारा एरिया होता है उसमें प्लस कर देंगे इसके कर्व सरफेस एरिया को। इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस में इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया, और उसमें प्लस कर देंगे हेमिस्फीयर का, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, मैं हेमी लिख देता हूं तो समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ये है इसके कर्व सरफेस एरिया को, यानी कि अंदर के कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करने का निंजा टेक्निक कह लो, इसको डिटेल कॉन्सेप्ट कह लो, जो समझ लो। ठीक है, तो सबसे पहले जो कर्व सरफेस एरिया होता है हमारे पास, ये जो हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr_h। और जो हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, वो हो जाता है 2πr²। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोगों को सॉल्व करना है। तुम अलग अलग निकाल सकते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं अलग अलग निकालते हैं, लेकिन तुम यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर तुम साथ में निकालो तो जल्दी निकल जाता है। जल्दी कैसे निकलता है वो समझाता हूँ। देखो यहाँ पर भी 2π है, यहाँ भी 2π है, दोनों सेम है। यहाँ पर भी r है, यहाँ पर भी r है, वो भी सेम है, रेडियस इक्वल है, तो हम 2πr ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर h बच जाएगा, यहाँ पर से एक r बच जाएगा, तो हम कॉमन लेकर के जब सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा जल्दी बन जाता है। देखो यहाँ पर ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई में पाई के बदले में 22/7 हो जाएगा, और रेडियस कितनी है हमारे पास, तो रेडियस तो 7 है, रेडियस हमारे पास 7 है, तो रेडियस के बदले में 7 लिख देंगे, और फिर ब्रैकेट में हाइट हमारे पास 6 है, और ये जो रेडियस है ये भी हमारा 7 है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये बन गया 44, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की साइन लग जाएगी, ये बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई की साइन है, और इन दोनों को अगर हम लोग प्लस करें तो ये हमारे पास 13 निकल करके आ जाता है। बस इसका डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर रेडी है। तो 13 से डायरेक्ट इसको निपटा देते हैं। 13 4 जो हमारे पास 52 का 2 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 5, फिर 13 4 जो हमारे पास 52 हो गया, 52 में अगर 5 प्लस करेंगे, 52 में अगर 5 प्लस करेंगे तो 57 आ जाएगा, यानी कि 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सारी चीज़ें सेंटीमीटर में थी और एरिया स्क्वायर यूनिट में निकलता है, तो 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकल करके आ जाएगा। अब हमें इसका वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम प्लस करना पड़ेगा, तब टोटल वॉल्यूम निकलेगा। तो वॉल्यूम के लिए एक नया स्लाइड ले लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो वेसल के वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हम प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2/3 πr²। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सॉरी, हेमिस्फीयर है ना, हाँ, तो हेमिस्फीयर में 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से वही काम करेंगे जो पिछले बार हमने किया था, चीज़ों को थोड़ा इजी करेंगे। पाई दोनों में से कॉमन ले लिया हमने, r का स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, h यहाँ पर बच जाएगा, ये वाला h बच गया, और इधर हमारे पास 2/3 और एक r जो है वो बच जाएगा, यानी कि r ही लिख देते हैं फिलहाल। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या किया है, यहाँ पर से πr² और यहाँ पर से πr² को कॉमन ले लिया, यहाँ h बच गया, यहाँ 2/3 बचा, और साथ ही साथ 3 r थे तो एक r हमारा बच गया, 2 हमने बाहर निकाल लिया है। अब सारे वैल्यूज को पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 22/7, r का स्क्वायर है यानी 7 × 7 हो जाएगा, h के बदले में 6 हमारे पास था, ये 2/3 और मल्टीप्लाई बाई में 7 हो गया।
सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 154 बना लेता है। अंदर में हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 6 हो जाएगा, इन दोनों को यहाँ पर हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 टू जा 14 और डिवाइड बाई में 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि तुम इसका इससे मल्टीप्लाई करके ऊपर में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 154 मल्टीप्लाई बाई में हमारे पास जब हम लोग 3 6 करेंगे बेटा ना, 3 6 18 होगा, 18 में अगर 10 प्लस करो तो 28 होता है और 4 और प्लस कर दो तो हमारा 32 हो जाता है, तो 32 डिवाइड बाई में 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर कट होता है तो मैं कट कर देता हूँ, कट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है कट। अगर कट नहीं हो रहा है तो तुम्हारे लिए आसान तरीका यही है कि तुम पहले दोनों का पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर लो, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर दो। तो चलो जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड करते हैं। तो 154 मल्टीप्लाई बाई में 32 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा 1, 2 1 जा 2 और 1 3 आ गया। उसके बाद 3 4 जा हमारे पास 12 का 2 कैरी हो गया 1, 15 और 1 16 का 6 कैरी हो गया 1, 3 1 जा 3 और 1 4 आ गया। तो ये 8 2 9 और 4 निकल करके आ गया, ये हमारे पास न्यूमरेटर में हो जाएगा 494928 और डिवाइड बाई में 3 है। अब तुम इसको बच्चों की तरह डिवाइड देना चाहो तो डिवाइड कर सकते हो और कट करना चाहो तो कट कर सकते हो। मैं कट करके तुम्हें सिखा देता हूँ और कट करने तुम्हें आना भी चाहिए। देखो 3 के टेबल से ये 3 1 जा 3 होगा, 1 आगे गया तो इसको 19 बना दिया, तो 3 6 जा हमारे पास ये 18 हो जाएगा। फिर हमारे पास 1 आगे गया तो इसको 12 बना देगा, तो 3 4 जा हमारे पास ये 12 हो जाएगा। फिर ये 3 2 जा हमारे पास 6 हो जाएगा, 8 में से 6 कट होगा बचेगा 2, हमारे पास 2 बच गया है ना, वो रिमाइंडर वाला बचा है। तो अब हम डेसिमल लगा करके यहाँ पर 2 में 0 बढ़ा देंगे, तो 3 के टेबल में हमारे पास 6 टाइम पे 18 आ जाएगा और फिर से 2 बचेगा, फिर उसमें 0 लगा के 20 बनाएंगे, तो ये 6 6 होते चले जाएगा और इसी को अप्रॉक्स करके 6 7 भी लिखा जाता है। तो तुम्हारा फाइनल आंसर 1642 पॉइंट में 6 7 हो जाएगा और ये हमारा वॉल्यूम निकला है तो सेंटीमीटर के क्यूब में आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हें दोनों चीज़ों को निकालना था, एक वॉल्यूम भी निकालने का, दूसरा सरफेस एरिया भी निकालने का, और दोनों में तुम्हें पॉइंट मिलने वाले हैं। अगर तुम किसी एक को छोड़ोगे तो समझ जाओ 3 नंबर तुम्हारे गए। ये 5 नंबर का कंप्लीट क्वेश्चन था। इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं। अगर तुम लोगों को बेसिक मैथ्स के और भी वीडियो चाहिए, मैंने यहाँ पर 5 मार्क्स से तुम्हें 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर तुम्हें और भी वीडियोस चाहिए तो जल्दी बताना मुझे कमेंट करके, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। तो मैं तुम लोगों के लिए जल्दी जल्दी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, और आने वाले वीडियोस में तुम्हें एक वीडियो में कितने क्वेश्चन चाहिए तुम ये भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जिससे तुम बोर ना हो जाओ। हम लोग 20 मिनट का 30 मिनट का इस तरीके का वीडियो कर रहे हैं स्टैंडर्ड मैथ्स में, जो बच्चों को पसंद भी आ रहा है। तुम लोग हो सकता है बोलोगे नहीं सर बेसिक मैथ्स के अगर हम लोगों को बड़े वीडियो चाहिए तो मैं बड़े वीडियोस बना दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।